तो हम लोगों का यार लीनियर मोमेंटम से पहले पॉइंट मास मैकेनिक्स चला है, जिसमें काइनेमेटिक्स के दौरान, रिलेटिव मोशन के दौरान, सर्कुलर मोशन के दौरान, किसी भी मोशन के दौरान हम एक पार्टिकल के मोशन को विजुलाइज करते थे। ठीक है, जब लीनियर मोमेंटम आया तो हमने एक से ज्यादा पार्टिकल की बात करी। लीनियर मोमेंटम में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास डिफाइंड किया, एक से ज्यादा पार्टिकल को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना देखा। उसी का वेलोसिटी कैसे हैंडल करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी यार पॉइंट मास मैकेनिक्स सही माने में सर्कुलर मोशन तक चली थी, और जब से लीनियर मोमेंटम शुरू हुआ है वहां हम मेनी पार्टिकल की बात करने लगे हैं, है ना। जब तक हम सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वह मेनी पार्टिकल अलग अलग टूटे हुए भी हो सकते थे, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड भी हो सकते थे और कनेक्टेड भी हो सकते थे। लेकिन इस टॉपिक में हम केवल और केवल कनेक्टेड पार्टिकल की बात करने वाले हैं, यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सब एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? रिजिडली कनेक्टेड है। तो सबसे पहला नाम आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? वो बॉडी जिसके सारे पार्टिकल एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड हो, उनके बीच का जो फासला है वो किसी भी मोशन के दौरान ना बदले। यानी अगर ऐसे कुछ चार पार्टिकल का ये सिस्टम है, इन चारों में मास है, तो सारे मास एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, है ना। इनके बीच का जो भी फासला है, ए और बी के बीच का, या बी और सी के बीच का, या सी और डी के बीच का, वो किसी भी मोशन के दौरान चेंज नहीं होगा। और अगर मोशन चेंज नहीं हो रहा है, सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है इन सारे पार्टिकल के बीच का, तो मैं कहूंगा ये एक रिजिड बॉडी है। यानी हम ऐसे नहीं कर सकते बी को खिसका के ए तक पहुंच जाए, यानी इसको खिसका नहीं सकते इधर उधर। अगर वो खिसका देंगे तो फिर वो फ्लैक्सिबल बॉडी हो जाएगी। रिजिड बॉडी और फ्लैक्सिबल बॉडी में क्या अंतर है कि रिजिड बॉडी के पार्टिकल विद इन द बॉडी चेंज नहीं हो सकते हैं, फ्लैक्सिबल बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी पार्टिकल इधर उधर किए जा चुके हैं। तो क्या हम यहाँ फ्लैक्सिबल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं या रिजिड बॉडी के बारे में? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का साइज, शेप और जो भी स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है ना। बॉडी चल सकती है मगर उसके स्ट्रक्चर को हम बदल नहीं सकते हैं। क्या पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए। रिजिड बॉडी के अंदर हम लोग दो तरह के मोशन की बात कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। तो मैंने यहां एक मोशन दिखाने की कोशिश करी यार, ये तुम देख रहे हो यार, ऐसा मोशन। यानी सोचा यार, तुमने कई बार एनिमेशंस देखे होंगे कि कभी कभी किसी वीडियो क्लिप में किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है, फिर वो एक्शन और डायलॉग चलते रहते हैं, उसका चेहरा इधर उधर चलता है मगर वो घूमता नहीं है, ऐसे ऐसे चल सकता है नहीं। बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी सी ऐसे चार पार्टिकल हैं और ए जितना डिस्टेंस किसी मोशन के दौरान चला है, बी भी उतना ही डिस्टेंस चला है, सी भी उतना ही डिस्टेंस चला है और डी भी उतना ही डिस्टेंस चला है। यानी यार पूरी रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल किसी मोशन के दौरान एक जैसा डिस्टेंस रखे, किसी वक्त उनकी सबकी स्पीड भी एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में हो, किसी के अंदर अगर एक्सीलरेशन आए तो सबके अंदर आए, यानी किसी पार्टिकल के मोशन में कोई भेदभाव ना हो। तो वो कैसा मोशन होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब कुछ लोग समझते हैं यार प्योर ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक लाइन में चलेगा, तो ऐसा नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े मोशन में भी चल सकता है। बस ये जरूरी है कि जितना ए चले उतना बी चले, उतना सी चले उतना डी चले। हर पार्टिकल अगर एक जैसा एस चलेगा, एक जैसा वी होगा, एक जैसा ए होगा, तो फिर वो कौन सा मोशन है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यानी हम इसको सिंपल लाइन में ऐसे लिख दें कि जितने भी पार्टिकल हैं, ईच पार्टिकल हैज सेम एस, सेम वी, सेम ए, सिंपल। यानी लीनियर पैरामीटर्स जो हम लोगों ने हमेशा पढ़े हैं, एस, वी और ए, वो लीनियर पैरामीटर हर पार्टिकल के कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, है ना। लीनियर पैरामीटर्स अगर हर पार्टिकल के सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इतना नोट करें तो फिर हम प्योर रोटेशनल मोशन में आएंगे। फैन की स्पीड थोड़ा 4 पे कर दो, आगे वाले दोनों फैन।
गया। हर पार्टिकल का अगर लीनियर डिस्कशन एक जैसा है तो वो कौन सा मोशन है? प्योर ट्रांसलेशनल। तो फिर रोटेशनल मोशन क्या है? नोट कर लिया भाई? ये एक बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल के घूमने का रेडियस एक जैसा हो। जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल एक ही सेंटर पे घूमे। अब यार इसको थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में सोच सकते हैं। ये बहुत सारे पार्टिकल का एक साथ सर्कुलर मोशन है। फिलहाल अभी भी मैंने बहुत जनरलाइज्ड बॉडी नहीं बनाई है, मैं और जनरलाइज्ड बॉडी की बात करने वाला हूं। सोचो यार, एक रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं और सब घूम रहे हैं। सबका अपना अपना एक सर्कुलर पाथ है। उनकी रेडियस सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। सेल कोई और रखा है क्या अमित? सेल एक बार और बदल के देखो, शायद चले। फैन की आवाज में दब जाता है। मैंने कहा ये एक रिजिड बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी, सब एक साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और हर सर्कुलर मोशन के जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स एक ही लाइन में पास करते हैं। जैसे मैं कहता हूं यार, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर, इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर, हर पार्टिकल के जो सर्कुलर मोशन के सेंटर्स हैं, अगर उन सेंटर्स को मिला दिया जाए तो वो एक लाइन से पास कर रहे हैं। और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इस रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल अपना अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिनके सेंटर्स किसी एक लाइन से पास करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में यही अंतर है कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल होता था और रोटेशनल मोशन में एक से ज्यादा पार्टिकल हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और एक साथ बहुत सारे सर्किल में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जिनके सारे सेंटर एक लाइन में पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर सारे पार्टिकल हाँ भाई, अगर सारे पार्टिकल
अगर सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और उनके सेंटर एक लाइन से पास कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को, इस कंबाइंड मोशन को, सारे पार्टिकल के कंबाइंड मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो ये कोई ए पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो उतनी देर में बी भी करेगा, उतनी देर में सी भी करेगा, उतनी देर में, अगर मैं कहता हूं ए अपना पूरा सर्कल किया है तो पूरी रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन करी है कि नहीं? तो जितनी देर में ए अपना सर्कल करेगा उतनी देर में बी, उतनी देर में क्या, सबके घूमने का एंगुलर पैरामीटर एक जैसे होंगे। यानी अगर ए ने 2 पाई का एंगल कवर किया है तो बी ने, सी ने, सब ने 2 पाई का एंगल कवर किया होगा कि नहीं? अगर ए के अंदर कुछ रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड है तो वही बी के अंदर होगी, वही सब के अंदर एंगुलर पैरामीटर सेम होंगे। क्या लीनियर पैरामीटर भी सेम होंगे? पता है, ये पूरी रिजिड बॉडी किसी ओमेगा से घूम रही तो ओमेगा इसका, 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 सबका एक जैसा होगा, क्योंकि सबने बराबर समय में बराबर एंगल कवर किया होगा। लेकिन क्या बताओ, ये छोटे ट्रैक में चल रहा है, ये बड़े ट्रैक में चल रहा है, तो ये बड़ा रास्ता तय किया है, ये छोटा रास्ता तय किया है, तो एस लीनियर पैरामीटर सबके, किसी जिसने बड़े रेडियस में छक्का लगाया उसका एस ज्यादा होगा, जिसने छोटे रेडियस पे छक्का लगाया उसका एस कम होगा। इसी तरह से एस कम होगा तो वी भी कम होगा। तो लीनियर पैरामीटर सबके अलग अलग होंगे, बट एंगुलर पैरामीटर सबके सेम होंगे। ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं। ऑल द पार्टिकल आर मूविंग डिफरेंट सर्कुलर ट्रैक विद द सेम और डिफरेंट रेडियस। रेडियस सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। उनमें खास बात क्या है, देयर सेंटर्स लाइज ऑन अ कॉमन लाइन। सबके सेंटर एक लाइन में लाई करते हैं और उस लाइन का नाम मैंने क्या रखा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कंबाइंड मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन। जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर पैरामीटर जब भी मैं बोलता हूं तो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये एंगुलर पैरामीटर हैं। थीटा, ओमेगा और अल्फा हर पार्टिकल के कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, है ना? लेकिन लीनियर पैरामीटर सबके अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेडियस। अब मान लिया मुझे किसी ए पार्टिकल के बारे में बात करना है जिसका रेडियस मुझे आर पता है ना? पूरी रिजिड बॉडी के लिए हमें थीटा, ओमेगा और अल्फा पता हो, मुझे एस लाना हो तो क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू आर थीटा। अगर मुझे ओमेगा पता है, वी लाना हो तो क्या होगा? बी इक्वल टू, और अल्फा पता है, ए टेंजेंशियल लाना है, ए इक्वल टू। तो यार आर सबका अलग अलग होगा तो वी, ए और एस भी सबका अलग अलग होगा, लेकिन एंगुलर पैरामीटर पूरी बॉडी के लिए एक जैसे। तो बताया रिजिड बॉडी का डिस्कशन, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका डिस्कशन लीनियर पैरामीटर में किया जाना चाहिए या एंगुलर पैरामीटर में किया जाना चाहिए? एंगुलर में। क्यों? एंगुलर पूरी बॉडी के लिए हर पार्टिकल की बातें कर होंगी और लीनियर बातें केवल किसी खास रेडियस वाले पार्टिकल की बातें होंगी। तो रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन का डिस्कशन एंगुलर पैरामीटर में किया जाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, जबकि सर्कुलर मोशन के टाइम हम लीनियर में भी बातें करते थे और एंगुलर में भी करते थे, क्योंकि एक ही रेडियस होती थी, एक ही पार्टिकल होता था, तो हमें वहां पे दोनों तरीके से बातें करना इजी लगता था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें, पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, नोट कर लें। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, क्या बातें सेम है, क्या बातें अलग अलग हैं, नोट करते जाएं।
कितना लिखोगे यार, बहुत है लिखने को। कॉपी कॉपी कहाँ, कॉपी नहीं यूज करोगे। कॉपी में क्वेश्चन थीटा दे रखा है ना। हाँ, एंगुलर पैरामीटर थीटा, ओमेगा, अल्फा, या रिवोल्यूशनल पैरामीटर कैपिटल एन, स्मॉल एन और एन बार। एंगुलर और रिवोल्यूशनल पैरामीटर एक जैसे होंगे और लीनियर पैरामीटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लीनियर पैरामीटर डिपेंड करता है रेडियस पे, जो जितनी बड़ी रेडियस पे होगा उसका एस, बी या ए उतना ही ज्यादा होगा। रिवोल्यूशनल एक्सीलरेशन में क्या हाँ, एन बार। एन बार सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, एन बार होता है। तो अभी मैंने बताया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जिसमें हर पार्टिकल का एस, वी और ए क्या होगा, एक जैसा। प्योर रोटेशन मोशन मैंने अभी बताया, जिसमें बॉडी कुछ इस तरह से घूम रही है कि सबका थीटा, ओमेगा और एन ये सेम है कुछ इस तरीके से, और लीनियर पैरामीटर सबके इस तरीके से निकाले जाएंगे। यहां मैंने यार एक बॉडी दिखाई है जो एक प्लेन में घूम रही है। जब एक प्लेन में घूमेगी तो उनके सबके सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। अभी मैं कह रहा था एक एक्सिस में लाई कर रहे हैं, और अगर कोई बॉडी एक प्लेन में घूम रही है तो फिर उस केस में उनके सब सेंटर एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ये भी रिजिड बॉडी है, ये थोड़ा कम जनरलाइज्ड बॉडी है। पिछली बॉडी मैंने ज्यादा जनरलाइज्ड बॉडी दिखाई थी, है ना। तो जो जितनी ज्यादा रेडियस पे होगा मैं दिखा सकता हूं, उसकी उतने ज्यादा एस होगा, है ना। सबका एंगल कवर्ड सेम होगा, है ना। सबने बराबर बराबर एंगल कवर किया है, लेकिन इसका एस के मुकाबले इसका एस ज्यादा है। जैसे जैसे रेडियस ज्यादा होगी वैसे वैसे
एस ज्यादा होगा, उसका वी ज्यादा होगा, उसका ए टेंजेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन जब ट्रांसलेशन मोशन होता है तो सबका एस सेम होता है, सबका वी सेम होता है, सबका ए सेम होता है किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अभी यार हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, टॉर्क। ये पहले भी आ चुका है जब हम लोगों ने वेक्टर कभी पढ़ा था। किसी बॉडी को अगर हम घुमाना चाहते हैं, जैसे मान लिया ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी घूमने के लिए फ्री है, तो हम फोर्स हमेशा एक्सिस से हट के लगाते हैं, ठीक है। एक्सिस से हट के हम फोर्स अगर ऐसे लगाते हैं तो बॉडी घूमती है, अगर ऐसे लगा दें तो क्या बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी। हमेशा फोर्स एक्सिस से हट के होना चाहिए। अगर कोई ऐसे फोर्स लगा दे तो बॉडी घूमेगी क्या? कोई भी फोर्स जो एक्सिस से होके जाता है, चाहे ऐसे लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, वो बॉडी को रोटेट नहीं करा सकती। यानी रोटेट कराने के लिए फोर्स हमेशा कैसे लगा होना चाहिए? एक्सिस से हटके लगा होना चाहिए। तो यार इनमें से अगर कोई पूछे यार कौन सा फोर्स बॉडी को चला सकता है, कौन सा बॉडी को नहीं चलाएगा, बता सकते हैं यार? ये 1 2 3 4 में कौन सा चला सकता है, कौन सा नहीं चलाएगा? 4 चलाएगा। बात क्लियर है? मैं थोड़ा और, ये बॉडी है, अगर मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा हूं तो बॉडी में असर सबसे ज्यादा होगा, है ना। अगर किसी ने फोर्स ऐसे लगा रखा है, तो इस तरह से कोई बॉडी है और मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा है, बताओ, तो हम कहेंगे यार इस एक्सिस से एक लाइन ज्वाइनिंग बनाए इस पॉइंट की, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बना दें, एफ परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट क्या बना दें, एफ पैरेलल। तो कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा, कौन सा घुमाएगा? एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा ये बात देखी जाती है कि जैसे जैसे हम एक्सिस के करीब और करीब जाते हैं, तो क्या जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होती जाती है, वैसे वैसे उसका रोटेशन इफेक्ट कम होता जाता है। अगर तुमने कभी हैंड पंप चलाया हो तो ये बात देखी होगी कि हैंड पंप से जितना दूर जाके फोर्स लगाएंगे हमें उतना ताकत कम लगाना पड़ती है टू गेट द सेम रोटेशन। उसी रोटेशन को पाने के लिए दरवाजा जब हम खोलते हैं तो दरवाजे में जितना एक्सिस के करीब जाएंगे हमें वही रोटेशन पैदा करने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, जितना दूर से लगाएंगे तो उतना कम। यानी यार घुमाने के लिए फोर्स अकेला जिम्मेदार नहीं है। अगर फोर्स अकेला जिम्मेदार होता तो हम यहां फोर्स लगाते तो भी घूम जाता। क्या एक्सिस पे फोर्स लगाते समय बॉडी घूमती है क्या? नहीं घूमती। इसका मतलब फोर्स भी जिम्मेदार है और फोर्स कितना दूर लगा है ये भी जिम्मेदार है। तो टॉर्क की डेफिनेशन हम क्या बनाते हैं? टॉर्क इक्वल टू क्या? एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। ये डेफिनेशन हमने बनाई है, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। परपेंडिकुलर लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अभी बताया यार अगर तुम पैरेलल लगा दोगे, है ना, रेडियस के अलोंग फोर्स लगा दोगे तो बॉडी घूमती नहीं है। तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है। अभी अगर मैंने कोई फोर्स थीटा एंगल पे रेडियस के साथ दिखाया है तो बता रहा है परपेंडिकुलर क्या आएगा? ये रेडियस वेक्टर है और रेडियस वेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया है, उसके दो कंपोनेंट दिखाए हैं, एक है पैरेलल टू रेडियस और एक परपेंडिकुलर। तो कौन सा कंपोनेंट टॉर्क दे रहा है? एफ साइन थीटा टॉर्क देगा इनटू आर। तो यार टॉर्क की डेफिनेशन बन गई आर एफ साइन थीटा। बात क्लियर है? तो अब किसी का यार टॉर्क की डेफिनेशन का एक और लॉजिक था, जरा वो लॉजिक समझे। इसी बात को कोई एक और नजरिए से देख सकता है कि अगर मैं कह दूं कि फोर्स मैंने यहां ऐसे लगाया है एफ, इसका एफ परपेंडिकुलर ये है, एफ पैरेलल ये है, तो एक नजरिया तो ये है कि रेडियस के परपेंडिकुलर। उसका ये कहना हो सकता है कि यार ये रेडियस वेक्टर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये उनके बीच का एंगल थीटा है। किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा। एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर, उसके बीच का एंगल है। तो कोई कह सकता है हम एफ वेक्टर की लाइन को पीछे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट पे फोर्स की लाइन को हमने थोड़ा आगे पीछे बढ़ाया है, और उसके बाद जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इसको मैं बोला हूं आर परपेंडिकुलर। बताओ, अच्छा मैं एफ के कंपोनेंट करने के बजाय एफ में पूरा पूरा ले लूं, एफ में पूरा पूरा ले लूं और इस रेडियस का यहां वाला परपेंडिकुलर पता करूं, वो कितना आएगा?
क्या ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर यहां से यहां तक की दूरी r है तो r परपेंडिकुलर क्या आएगा, r साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में। तो क्या बता यार, मैं f परपेंडिकुलर r कह रहा था, अब मैं कह रहा हूं f पूरा पूरा ले लो और r का क्या ले लो, कंपोनेंट परपेंडिकुलर। तो ये सॉल्व होके क्या आने वाला है, ये भी तो एफ आर साइन थीटा आने वाला है। यानी यार अब हमारे पास टॉर्क लिखने के दो नजरिए हैं, एफ परपेंडिकुलर आर करो तो भी वही आता है, और आर परपेंडिकुलर एफ करो तो भी वही आता है। तो यार ये याद रखो टॉर्क लाने का तरीका, या तो ये याद रखो एफ आर साइन थीटा। ये दो तरीके हैं, टॉर्क की ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, या ये डेफिनेशन है, ये दोनों बातों को कवर करती है। ये वाली डेफिनेशन दोनों बातों को कवर करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिजिक्स में यार जब जब हमने ऐसा कुछ देखा है कि ए बी साइन थीटा टाइप का लुक आता है और सामने एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्या टॉर्क को हम लोग आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ा है आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर एफ साइन थीटा। और इसका फायदा एक और है कि इससे हमें टॉर्क की डायरेक्शन और टॉर्क का सेंस दो चीजें मिल जाती हैं। टॉर्क का डायरेक्शन और टॉर्क का सेंस क्या चीज होती है जरा देख लें। अगर मैं किसी बॉडी में जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, मान लिया इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, उस पॉइंट का रेडियस वेक्टर यहां हाथ, चलो यार इधर देखें, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वहां पे हम पहला वेक्टर अपना हाथ ऐसे लेके जाएं और आर से एफ की तरफ हवा करें। याद है टॉर्क का डायरेक्शन हम हमेशा कैसे तय करते थे, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ हवा करते हुए जाओ, तो ये उसका क्या होता है, टॉर्क का सेंस। यानी यार आर से एफ की तरफ चलो तो बता रहा है कि बॉडी ऐसे घूमेगी। क्या ये सेंस सही है कि नहीं है, बॉडी किस सेंस में घूमने वाली है। अगर इधर फोर्स लगा है तो क्लॉकवाइज। अभी अगर मैं कह दूं कि ये कोई बॉडी है और फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, बताओ ये कैसी घूमने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यार इसका आर वेक्टर इस लाइन में है, आर वेक्टर वाली लाइन से एफ की तरफ चलो तो हाथ क्या इशारा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर क्रॉस एफ करने से हमें सही सेंस मिलता है। क्या एफ क्रॉस आर करने से सही सेंस मिलता, नहीं मिलता, अपोजिट मिलता है। इसलिए हम लोग उसको आर क्रॉस एफ ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि उससे सही सेंस मिलता है। अच्छा, सेंस और डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। क्या आर क्रॉस एफ करने से हमें यह पता चल जाता है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग दिया जाता है। तो बता अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है तो अंगूठा क्या बता रहा है, बाहर, तो टॉर्क बाहर बोला जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज घूमने वाली है तो बस मेरा टॉर्क की डायरेक्शन और घूमने का सेंस दो अलग अलग चीजें हैं। किसी घूमती हुई बॉडी के टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा या तो एक्सिस के अंदर आएगी या तो हमेशा एक्सिस के बाहर आएगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये टॉर्क का स्केलर फॉर्म है और ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है। डायरेक्शन हम क्रॉस वाले रूल से तय करना जानते हैं। डायरेक्शन और सेंस किससे तय होगा, वेक्टर वाले रूल से।
बिल्कुल ऐड नहीं। कुछ जगाओ भैया, कहाँ सो गई है? क्या हो गया? तबीयत सही नहीं है? चाय पी के आई हो? चाय पी लिया करो सुबह सुबह। वरना मुझे ऑफर करना पड़ेगी सब कुछ चाय। नोट कर लिया भाई? तो यार टॉर्क जिस तरह से फोर्स वजह होती है लीनियर मोशन की, अगर फोर्स ना लगाया जाए तो लीनियर मोशन डेवलप नहीं होता है, उसी तरह से अब हम कह सकते हैं टॉर्क वजह होती है रोटेशनल मोशन की, अगर टॉर्क ना लगाया जाए तो रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है ना। टॉर्क में दोनों चीजें हैं, फोर्स भी है और आर परपेंडिकुलर भी है। केवल फोर्स लगाना रोटेशनल मोशन की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फोर्स लगाना है तो हम फोर्स तो यहां भी लगा सकते हैं, तो क्या बॉडी रोटेट करती है? नहीं। इसका मतलब यार घूमने के लिए फोर्स भी जिम्मेदार है और उसका पॉइंट ऑफ एक्शन कितना दूरी पे है ये भी जिम्मेदार है, और फोर्स किस एंगल पे लगा है ये भी जिम्मेदार है। तो यार घूमने की वजह ये है और ट्रांसलेट करने की वजह फोर्स होती है। तो ये टॉर्क फोर्स जैसी कुछ चीज है। टॉर्क क्या है? फोर्स जैसी कुछ चीज है। तो अभी मैं यार लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन की मैकेनिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग यार हमेशा जानते हैं कि कोई बॉडी में अगर F का फोर्स लगा है तो उसमें एक्सेलेरेशन कितना आता है? कितना आता है? A इक्वल टू F/m, या F बराबर m हम लिख सकते हैं। मैं यहां पर यह काम सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए करने वाला हूं। देखो यार सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जो ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन में भी फिट होता है और रोटेशनल मोशन की भी डेफिनेशन में फिट होता है। क्यों? रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या है कि सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेंगे। तो क्या ये भी सर्कुलर मोशन में चल रहा है कि नहीं? अब इसमें एक ही पार्टिकल है और सबके सेंटर एक कॉमन लाइन पे होते हैं, तो अब यार एक ही पार्टिकल है तो एक ही सेंटर है ना। क्या सबके अपने एंगुलर पैरामीटर हैं और सबके अपने लीनियर पैरामीटर हैं? तो इसके अंदर एंगुलर पैरामीटर भी हैं और लीनियर पैरामीटर है। रेडियस बदलेगा तो एस, वी और ए भी बदल जाएंगे। ये सर्कुलर रोटेशनल मोशन की। लीनियर मोशन की क्या डेफिनेशन है कि एक बॉडी में जितने पार्टिकल हैं सबका एस, वी और ए सेम होगा। तो यार जब एक ही पार्टिकल है तो उसका एस, बी और ए किसी से कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। क्या बात समझ? ये दोनों की डेफिनेशन में फिट होता है, इसलिए मैं यहां से ट्रांसलेशन को रोटेशनल मैकेनिक्स में बदलने वाला हूं। ट्रांसलेशन मैकेनिक्स क्या? सोचो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है और उसमें एक टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लगा है एफ। ये मैंने वही दिखाने की कोशिश की है, ये मैंने टॉप व्यू दिखाया है। तो बता यार अगर एफ का फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लगा है तो टेंजेंट के लॉन्ग एक एक्सेलेरेशन आएगा कितना? ए टी बराबर क्या? F/m। लिख सकते कि नहीं? लेकिन हम यार इसको रोटेशनल पैरामीटर में बदलना चाहते हैं। बताओ अच्छा कोई बॉडी के अंदर ए टेंजेंशियल है और वो आर की रेडियस में घूम रहा है, तो क्या उसके अंदर हम अल्फा अपीयर करा सकते हैं कि नहीं? ये लीनियर मैकेनिक्स से हम वहां अल्फा अपीयर कराना चाहते हैं। तो अल्फा क्या होता है? क्या अल्फा इक्वल टू होता है AT/R।
या AT बराबर क्या होता है R अल्फा। मैं यहां पर F बराबर MAT ये हम पढ़ चुके हैं, और AT की जगह मैं क्या अपेयर कराने वाला हूं R अल्फा, बल्कि हम लोगों ने सीधा ही पढ़ा है AT इक्वल टू हमेशा क्या होता है R अल्फा। अब बता यार ये अल्फा क्या हो गया इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, फोर्स या टॉर्क। यार यहां पर अभी फिलहाल हमें नजर आ रहा है फोर्स अल्फा के लिए जिम्मेदार है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इधर भी और इधर भी। क्या F इंटू R ये क्या हो गया, ये टॉर्क हो गया। मैंने R परपेंडिकुलर ही मल्टीप्लाई किया है, तो अब यहां देखो जरा, टॉर्क इक्वल टू आ गया क्या mr स्क्वायर अल्फा। ये mr स्क्वायर को मैं एक सिंबल देने वाला हूं I, तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन जाएगा I अल्फा। ये देखो यार, अगर हमने पुरानी मैकेनिक्स में F बराबर ma पढ़ा है, तो नई मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, टाउ इक्वल टू I अल्फा। जो पहले लीनियर एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता था, उसकी जगह क्या आ गया है एंगुलर एक्सेलेरेशन। पहले एक्सेलेरेशन आने की वजह फोर्स होती थी, अब अल्फा आने की वजह क्या है टॉर्क है। जो रोल यहां पे मास का होता था वही रोल यहां पे आई का है। आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हम आई को अलग से लिख देते हैं, आई बराबर क्या है mr स्क्वायर। किसी एक बॉडी के लिए आई mr स्क्वायर है, जहां m क्या है मास है और r क्या है उस मास का, अरे r क्या है उस मास का रेडियस, जिस रेडियस में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये बात अभी मैंने एक पॉइंट मास के लिए दिखाई है। यही बात अगर बहुत सारे पार्टिकल है m1 m2 मास के, तो मैथमेटिकली बहुत सारे पार्टिकल के लिए यही बात अगर कोई दिखाएगा, तो पता है टॉर्क कितना आएगा, वो आएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यार कॉम्प्लेक्स मैथ से ये भी सिखाया समझाया जा सकता है, बट मैं सीधे बता रहा हूं कि टॉर्क बराबर ऐसा कुछ आएगा। तो यार इस चीज का क्या नाम रखना चाहिए हमें, क्या बताओ, आई mr स्क्वायर होता था, और ये भी तो mr स्क्वायर ही है, बस अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे है, तो हमने उसका सम कर दिया है। तो यार आई का नाम हमने रखा था पहले भी, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां भी यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई लिख देते हैं, और आई की डेफिनेशन बना देते हैं क्या m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। क्या ये जस्टिफाइड है, ये बहुत जस्टिफाइड है यार। फिजिक्स में हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर कोई चीज का फॉर्मूला प्रोडक्ट में आता है, तो वो प्रोडक्ट तब तक काम करता है जब तक हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक जैसा है। तो यहां मैं कहता हूं यार पूरा पूरा मास r रेडियस पे है, क्योंकि हम कभी ये भेदभाव नहीं करते कि मास कुछ आगे है कुछ पीछे है। लेकिन क्या यहां पे हर मास r रेडियस पे है क्या, कोई r1 रेडियस पे घूम रहा है, कोई r2 रेडियस पे घूम रहा है, कोई r3 रेडियस पे। तो क्योंकि हर मास अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है, तो यार इसका फॉर्मूला mr स्क्वायर था, तो इसका mr स्क्वायर का सम है। हर वो चीज जो फिजिक्स में प्रोडक्ट में आती है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट में बदल जाती है। कब, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल बदलने लगता है ना। पहली बार जब हमने s बराबर bt पढ़ा था, तो वो तब तक bt है जब तक वेलोसिटी टाइम के साथ साथ फिक्स है। क्या हर अलग अलग टाइम के लिए v बदलने लगे तो वही फॉर्मूला क्या बन जाता है, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 बन जाता है। तो यार ये mr स्क्वायर तब तक है जब तक पूरा पूरा मास एक रेडियस पे है। अगर बहुत सारे मास अलग अलग रेडियस पे है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mr स्क्वायर का सम। ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये भी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक पार्टिकल का डिस्कशन है तो mr स्क्वायर, बहुत सारे पार्टिकल का डिस्कशन है तो, है ना। और अब भी देखो यार फॉर्मूले का लुक बहुत इजी टू डाइजेस्ट आया है। जैसे F बराबर ma होता था लीनियर मैकेनिक्स में, वैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आया है रोटेशनल मैकेनिक्स में। ठीक है, इतना और नोट कर ले। स्टार्ट करो यार, फिर लेट हो जाएगा।
नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया भाई? हाँ सर बिल्कुल। एक पार्टिकल m मास का अगर v स्पीड से चलता था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लिया ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, ये m3, ये m4, और हर कोई अपनी अलग अलग रेडियस पे r1 r2 पे चल रहा है। अगर मुझे इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल हैं ऐसे लिखेंगे कि नहीं? तो यार ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले से जानते हैं, लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता था। क्या बताओ, रिजिड बॉडी में सबका वी अलग अलग है, क्या चीज सबके लिए कॉमन है? अगर ये v की स्पीड से, ये v1 की स्पीड से घूम रहा है, ये v2 की स्पीड से, तो सबका ओमेगा कॉमन होगा। हम चाहें तो v1 v2 अलग अलग निकाल सकते हैं। बता यार, v1 क्या होगा? r1 ओमेगा, v2 कितना होगा? R2 ओमेगा। एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इन सब जगह पे ये लिखना पड़ जाए, इन सबको मैं लैंगुलर पैरामीटर में लिखने वाला हूं, तो ये क्या बनेगा? m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, r2 ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन, rn ओमेगा स्क्वायर। पता है पूरी लाइन में क्या कॉमन आ जाएगा? हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, उसके अलावा क्या आएगा? देखें जरा, ये आंसर आ गया हाफ। इस पूरी चीज का नाम क्या रखा था अभी थोड़ा देर पहले? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना? क्या सब कुछ मिलता जुलता नहीं है? जब कोई m मास की ऑब्जेक्ट v स्पीड से चला करती थी तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर। और अब क्या आया है? हाफ। जहां v आता था वहां क्या आ गया है? ओमेगा। जहां m आता था वहां क्या आ गया है? i। तो सब कुछ बड़ा एनालॉगस है, और हम पूरी मैकेनिक्स को पहले से मिलता जुलता ही बनाने में लगे हुए हैं। जो जो चीजें जैसी पहले आती थी उन्हीं का एंगुलर वर्जन आता जा रहा है। इसका मतलब यार मैकेनिक्स पहले वाली अगर हम संभाल चुके हैं तो उसी से लिंक करके हम इस मैकेनिक्स को बड़े आराम से संभाल सकते हैं, और अगर पहले वाली फैल चुकी है तो फिर ये भी फैलेगा ही, और क्या।
नोट कर लिए। तो हम लोगों ने यार अब तक बहुत सारी चीजें एनालॉगस देखी हैं, वो मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ। पहले हम F बराबर ma पढ़ते थे, तो अब क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। पहले हम और भी चीजें आ सकती हैं, बस अच्छा पहले हम लोग V पढ़ते थे, तो जब सर्कुलर मोशन शुरू हुआ तो हमने ओमेगा की बातें करी। पहले हम A पढ़ते थे, जब सर्कुलर मोशन शुरू हुआ तब हमने अल्फा की बातें करी है। पहले हम S पढ़ते थे और जब हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए तब से क्या चल रहा है, थीटा। ये कुछ पुरानी बातें हैं जो पहले से चल रही थी, ये आपस में एक दूसरे के एनालॉगस है, ये बातें हम पहले से जानते हैं, ठीक है। और क्या क्या एनालॉगस बनाया जा सकता है, मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी को एनालॉगस बनाया। पहले हाफ mv² चलता था और अब काइनेटिक एनर्जी क्या चलता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यार ये सारे पैरामीटर कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स वाले हैं, नहीं है। और ये पैरामीटर हमने किस में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में। काइनेटिक एनर्जी हमने किस में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी वाले टॉपिक में। अच्छा उधर वर्क डन हम क्या पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लिया किसी रिजिड बॉडी में ऐसे रोटेशन चल रहा है और एक पार्टिकल पर F का फोर्स लगाया गया है, तो क्या है वो पार्टिकल घूमते घूमते थोड़ी देर में मान लिया ऐसे डिस्टेंस कवर कर गया, तो वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस। पुरानी डेफिनेशन तो अभी काम करेगी ही, यानी हमें यह पता हो पॉइंट किस पॉइंट पे F लगा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उससे हम Fs निकाल सकते हैं। लेकिन बता यार S इक्वल टू और क्या होता है, आर थीटा, और F इंटू आर क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, टाउ थीटा। यानी जो फॉर्मूला पहले Fs होता था, ये F और S एक दूसरे के पैरेलल है, तो अब वो फॉर्मूला क्या बन गया है, टाउ थीटा। तो सब एनालॉगस नहीं है, क्या एनालॉगस है, फोर्स और टॉर्क एनालॉगस है। यार एनालॉगस क्या क्या है, फोर्स और टॉर्क। और क्या एनालॉगस है, आई और, पहले जो M होता था अब वो क्या बन गया है, आई हो गया है। नहीं, मुझे बताओ यार पावर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है पावर वाले टॉपिक में, एफ वी पढ़ा है। वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। अब बता यार एफ आर क्या बन गया, क्या टाउ ओमेगा। नहीं, रही बात थ्योरम की, तो थ्योरम जैसे पहले काम करती थी अब भी वैसे ही काम करेंगी। क्या हमने वर्क पावर एनर्जी वाले में पढ़ा था डब्ल्यू ऑल इक्वल टू क्या, तो अभी भी वही थ्योरम काम करेगी, बस अंतर इतना आएगा कि डब्ल्यू नए तरीके से भी सोचा जा सकता है, के को अब नए तरीके से ही सोचना है। यार ये बात को जरा ध्यान दें, डब्ल्यू को हम नए तरीके से भी सोच सकते हैं, पुराने से भी सोच सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को अब केवल और केवल नए तरीके से ही सोचा जाएगा, पुराना तरीका नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अब एक पार्टिकल थोड़ी है, बात समझ रहा है। वर्क डन की नई पुरानी दोनों डेफिनेशन काम करेंगी और काइनेटिक एनर्जी की अब केवल नई डेफिनेशन काम करेगी। ये थ्योरम जो हमने पहले से पढ़ी है। हम लोगों ने यार पावर को लेके थ्योरम पढ़ी थी, पावर ऑल इक्वल टू डी के बाई डी टी, किसी को याद है यार, सारे फोर्सेस का पावर डेलीवर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वो पहले भी काम करती थी अब भी काम करेगी, थ्योरम में कोई अंतर नहीं आया है। इसके बाद एक और थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं, तुमने पढ़ा था एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये कभी पढ़ा यार, कब पढ़ा था, इंपल्स। अगर एक एम मास के ऑब्जेक्ट को एफ का फोर्स लगा के टी टाइम तक चलाया गया है, तो उसकी वेलोसिटी यू से बदल के क्या हो जाती है, वी हो जाती है। यू से बदल के वी हो जाती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। अब मैं यहां क्या बात करूंगा कि एक बॉडी में टाउ का टॉर्क लगा के कुछ टी टाइम तक चलाया गया है, तो उसके अंदर ओमेगा डेवलप हो गया है ना। ये फॉर्मूला कहां से आया है मैं बता दूं, ये फॉर्मूला आया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और a की जगह f बाई एम डाल के। तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, और अल्फा की जगह क्या रख दें, अल्फा की जगह टाउ बाई आई। अरे अल्फा इक्वल टू क्या होगा,
टाउ बाई आई, तो ये बन जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टाउ इंटू टी बाई आई, और ये आई उधर चला जाएगा। बताओ भाई, m इंटू वी को हम क्या बोलते थे? लीनियर मोमेंटम। तो I इंटू ओमेगा को हमें क्या बोलना चाहिए? क्या बिल्कुल सिमिलर नहीं है? F इंटू टी को हम बोलते थे, इसको बोलते थे लीनियर इंपल्स। क्या बोलते थे? बल्कि इंपल्स बोलते थे, लेकिन अब लीनियर इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि एंगुलर आ गया है कि नहीं यार? तो इंपल्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अब क्या इसको हमें बोलना चाहिए एंगुलर इंपल्स? एंगुलर इंपल्स, और सामने क्या आ गया है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो एक टर्म और डिफाइंड हो गया है। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती थी? P बराबर mv होता था। तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी? I इंटू ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा, इसको L से डिनोट करेंगे। सब कुछ सिमिलर फैशन में आता जा रहा है। कुछ और बातें मैं रिलेट कर रहा हूं, मोमेंटम तक हम पहुंच चुके हैं। हम लोग एक बात करते थे, अगर किसी सिस्टम में F एक्सटर्नल 0 है तो हम लोग वहां क्या लगा सकते हैं? वहां हम प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। मतलब P इनिशियल इक्वल टू क्या लगता था? P फाइनल। अब मैं यहां भी ऐसी बात करूंगा, कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर एक इंटरनल प्रोसेस चल रहा है और उसमें टॉर्क क्या है? 0 है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? L इनिशियल इक्वल टू क्या? L फाइनल। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं यार केवल इतना दिखा रहा हूं कि हमने अब तक जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ी है, पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, उसमें सारी बातें V, A और S को लेके आती थी, तो अब उन्हीं का एंगुलर वर्जन आएगा। हमने लीनियर मैकेनिक्स में F बराबर ma पढ़ा था, तो यहां टॉर्क बराबर, यार ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, तो ये भी सेकेंड लॉ जैसा लॉ है रोटेशनल मोशन के लिए। इसके अलावा हमने एनर्जी की जितनी बातें पहले करी हैं, अब भी एनर्जी की बातें आने वाली हैं। इंपल्स की बात करी थी, अब भी इंपल्स की बात आने वाली है। मोमेंटम की बात करी थी, तो अब भी मोमेंटम की बात आने वाली है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या समझ पा रहे हैं यार? हर वो बात जो पहले आ चुकी है, वो पूरी बातें रोटेशनल मोशन के टॉपिक में आ सकती हैं। यानी रोटेशनल मोशन अब तक की करी हुई जितनी मैकेनिक्स है ना यार, उन सबका एंगुलर वर्जन है, मतलब अगर इसमें क्वेश्चन बनाने पे आ जाओ तो जितने क्वेश्चन अब तक तुमने पढ़े हैं लीनियर मैकेनिक्स में, वो सब यहां बनाए जा सकते हैं। मैंने एक बार बताया था रोटेशनल मोशन कितना कैसी चीज है, उसके बारे में मैंने पहले से हिंट दिया है। तो यार ये पूरा स्ट्रक्चर पहले समझ ले, और इस स्ट्रक्चर को बनाने में सबसे अहम भूमिका है एक टर्म की, जिसको हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड किया है तभी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर आने लगा है। अगर आई डिफाइंड ना होता तो ये पूरे फॉर्मूले इतना फोल्डिंग में नजर नहीं आते। तो यार पढ़ाई का मतलब होता है चीजों को पैटर्न में पढ़ना। हमारे मन में जितने ज्यादा पैटर्न होंगे, हमें कोई भी चीज उतनी ही आसान नजर आएगी। हम लोग यार किसी भी कपड़े को दो तरीके से रख सकते हैं अपनी कबर्ड में। एक कपड़ा उठाया और कबर्ड में भर दिया, और दूसरा कबर्ड को हम फोल्ड करके अंदर रखें, तो क्या ज्यादा सिस्टमैटिक है? फोल्ड करके रखना। तो पढ़ाई को भी यार हम जितना फोल्ड करके दिमाग में रख पाएंगे उतना वो इजी लगेगा, उसको हैंडल करना आसान रहेगा, उसको निकालना, रखना, ढूंढना आसान रहेगा। तो अगर तुमने यार 10 साड़ियां फोल्ड करके रखी हैं तो उनमें से ढूंढना आसान हो जाएगा। साड़ियां तुम पैंट शर्ट भी रख सकते हो। और अगर तुमने पैंट शर्ट या कपड़े अपने ऐसे भर रखे हैं तो वो पैटर्न समझने की जरूरत है यार कि फिजिक्स के बड़े पैटर्न क्या है। ये फिजिक्स का बड़ा पैटर्न है, क्या ये पैटर्न सबको नजर आ रहा है? और ये पैटर्न बनाने में किसका बड़ा रोल है? अरे मेरा नहीं यार, मेरा क्या, जैसी फिजिक्स है वही पढ़ा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है।
अच्छा ये फॉर्मूले याद है तुम्हें एनालॉगस जिनका मैंने पूरी टेबल बनाई थी? हाँ हाँ, वो हम सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं ना, वो सारी बातें भी यहाँ आ सकती हैं। वो टेबल याद है ना यार, सर्कुलर मोशन वाली टेबल? क्या ये मैंने एक बार फिर से यार उसकी फोल्डिंग फिर से दिखा दी है तुम लोगों को। मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाए यार, तुमको दिख रहा है? मैंने पहला ब्लॉक दिखाया है जिसमें एस, बी और ए और उनके एनालॉगस टर्म लिखे हैं, और ये टेबल याद है यार? हल्का हल्का फील आ रहा होगा, क्योंकि मैं याद नहीं दिलाना चाह रहा हूं, बस हिंट कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस पूरी टेबल की बातें, इसको मैं कह रहा हूं काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। एफ नेट बराबर एम ए टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा, या हम लिखते थे यार सिग्मा एफ राइट इक्वल टू सिग्मा एफ लेफ्ट, सिग्मा एफ अप बराबर सिग्मा एफ डाउन। उस तरह की बातें हम लोगों ने यहां करी थी, तो क्या उसी की तरह की बातें यहां हो सकती है? टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता? तो वो सारी बातें किसमें आएंगी? एलओएम पार्ट कह सकते हैं। जैसे यहां एलओएम पार्ट होता था, यहां पे उसी का टॉर्क कॉन्सेप्ट होगा। जैसे पहले फोर्स कॉन्सेप्ट होता था, अब क्या होगा? टॉर्क कॉन्सेप्ट। नोट नहीं करना, मैंने बता दिया है। जैसे वर्क एनर्जी वाला टॉपिक होता था, उसकी वर्क एनर्जी वाली बातें भी रोटेशनल मोशन में हो सकती हैं, है ना? इसके अलावा यार इंपल्स, तो इंपल्स का एंगुलर वर्जन, लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम का एंगुलर वर्जन। इसके बाद पीओएलएम, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये हमने कब पढ़ा है? लीनियर मोमेंटम वाले टॉपिक में। यानी देखा जाए तो हम लोगों ने यार लीनियर मोमेंटम आते आते जितने भी मेन पैटर्न पढ़े हैं, वो सारे पैटर्न अब रोटेशनल मोशन में भी हो सकते हैं। और अगर पहले की लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस टॉपिक का अपने आप में ही कद ऊंचा है। इस वजह से क्वेश्चन बहुत गहराई वाले नहीं पूछे जाते हैं। जो हमने यार अब तक की मैकेनिक्स में आसान आसान बातें करी हैं, बस उन्हीं का एंगुलर वर्जन पूछा जाएगा। मुश्किल बातें इसमें पूछने का फैशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि बस हम पैटर्न जान लें, और जितनी मैकेनिक्स अब तक पढ़ चुके हैं बस उतनी सफिशिएंट है। मैकेनिक्स मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो यार पूरी कहानी में, अच्छा ये टेबल आ गई है तो एक बार फिर से देख लें। ये मैंने रोटेशनल मोशन के वक्त बताई थी। जब तक यूनिफॉर्म मोशन है तब फॉर्मूले कैसे होते हैं, एक्सेलेरेटेड होते हैं तब कैसे फॉर्मूले होते हैं, और फंक्शंस में चीज़ों को डील करना अगर वेरिएबल हो जाए तो कैसे डील करते थे। खैर इतना सब हमने पहले कभी पढ़ा है। तो इतनी सारी बातें हम लोग इनकी फोल्डिंग तभी बना पा रहे हैं जब हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार अब से लगा के अगले 2 घंटे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम कहोगे 2 घंटे तो अभी क्लास ही नहीं होना है, तो 1 घंटा आज और 1 घंटा अभी जितना बचा है, और 1 घंटा अगली क्लास में। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी सामने आया था हम लोगों के, क्या डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बनी है? हाँ ये बनी है यार, अगर बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये मैं रिजिड बॉडी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। एक है डिस्क्रीट मास रिजिड बॉडी, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग मास के, अलग अलग रेडियस के पार्टिकल घूम रहे हैं, और वो बिल्कुल हल्के मास की रॉड के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब इनका अपना कोई मास नहीं है, सारा मास इन बॉल्स में है। तो इसको मैं कह रहा हूं डिस्क्रीट मास बॉडी। डिस्क्रीट मास बॉडी वो है जिसमें अलग अलग मास अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं, कोई ऐसी कंटिन्यूटी दोनों के बीच में नहीं है। हम अलग अलग मास को अलग अलग कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिस्क्रीट मास वाली बातें पहले भी हो चुकी हैं। तो फिर क्या और कोई भी तरह की बॉडी हो सकती है? बिल्कुल।
सोचो यार, कोई एक बॉडी है जिसके शेप और साइज की हम बात कर सकते हैं और उस बॉडी को कभी भी एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो फिर वो कौन सी हो गई? कंटिन्यूअस मास। और कंटिन्यूअस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कैसे सोचा जाएगा? तो यार सीधी सी बात है यार, हम कोई एक डीएम मास इमेजिन करें जो कि आर रेडियस पे घूम रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये केवल इस डीएम मास का इस एक्सिस के अबाउट जो कि आर रेडियस पे घूम रहा है, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर का समेशन होता है, तो इस डीएम का डीएम आर स्क्वायर आ गया। तो क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे डीएम घूम रहे हैं कि नहीं? सबका एम आर स्क्वायर समेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या अब इतना सबको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन कुछ चीजों का प्रोडक्ट का सम देती है? तो प्रोडक्ट किसका? डीएम और आर स्क्वायर का। और ऐसे ऐसे सारे डीएम आर स्क्वायर का सम लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। यानी यार ये डेफिनेशन इज सेम एज, बात समझ में आ गई है? ये डिस्क्रीट मास के लिए जिसमें हर मास की अलग अलग रेडियस सोची जा सकती है, और ये कंटिन्यूअस मास के लिए जिसमें हर मास की अलग अलग रेडियस, बहुत सारी रेडियस हो जाएंगी। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम दोनों के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक फॉर्मूला हम पहले से लिख चुके हैं, ये भी लिख ले, ये भी लिख ले सामने। और अभी हमें इस पे एप्लीकेशंस करना है, पहले डिस्क्रीट मास के और फिर कंटिन्यूअस मास के। बहुत बढ़िया। थैंक यू। नोट कर लिया भाई? मैं यहां कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए सबसे पहले हमें सोचना होता है कि बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, उसका दिमाग में विजुअलाइजेशन लाना पड़ेगा। मैंने 2m और m मास की एक बॉडी दिखाई है और यहां मैंने एक ऐसे स्क्वायर करके कील दिखाने की कोशिश की है। एक्सिस मतलब वो कील है जिसके बॉडी घूमने वाली है। क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं बॉडी कैसे घूमेगी? अगर ये कील है, इसका अपना कोई मास नहीं है, जो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, L लेंथ का ये रॉड है, एक तरफ L/4 है तो दूसरी तरफ कितना होगा यार? एक तरफ L/4 है तो दूसरी तरफ कितना होगा? तो अब यार ये घूमेगा तो कैसे कैसे घूमेगा, उसका सर्किल तुम्हें इमेजिन करना है। क्या बताओ, जब ये घूमेगा तो ये कितने रेडियस पे घूमेगा और ये कितने रेडियस पे घूमेगा? क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं? किसी भी वक्त इनका एक्सिस यही बना रहेगा और ये भी घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा लिख पाएंगे? ये पिक्चर मन में बनना चाहिए, तभी तुम्हें रेडियस नजर आएगी। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। r2 कितना? अगर ये पूरी लेंथ l है तो ये लेंथ कितनी आएगी? 3l/4।
क्या ये बात समझ में आ गई है? दूसरा डायग्राम मैंने कुछ ऐसे बनाया है और इस बार मैंने इसकी एक्सिस थोड़ा इस तरीके से दिखाई है। जरा इमेजिन करें, ऐसी कोई कील है जो इस रॉड पे पिरोई गई है, इस रॉड के अंदर से पास होके ये कील पिरोई गई है और ये घूम रहा है एक तरफ, ऐसे घूम रहा है। ये L/4 है, तो ये कितना होगा? तो कितनी कितनी रेडियस पे कौन कौन घूम रहा है यार? ये ऐसे बाहर ऐसे ऐसे घूमेगा और ये ऐसे अंदर बाहर ऐसे ऐसे घूमेगा। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं दिख रहा क्या? ये डायग्राम और इस डायग्राम में कुछ अंतर है क्या? ये इस बोर्ड के प्लेन में घूम रहा है और ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर घूम रहा है, यानी इसके घूमने का प्लेन परपेंडिकुलर है। देखा जाए तो इसी डायग्राम को अगर साइड से कैमरा लगा के फोटो खींचा जाए तो ऐसा ही नजर आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। क्या आने वाला है? 2m इंटू L/4 स्क्वायर m इंटू 3L/4 स्क्वायर। ये अगला डायग्राम देखे जरा। इस बार इसकी कील कैसे पिरोई गई है, जरा इसको देखें। इस बार इसकी कील ऐसे पिरोई गई है और फिर से यार मैं कह रहा हूं ये लेंथ L/4 है, ये 3L/4 है और ये एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। बता यार, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है? इमेजिन करो जरा, इसका रोटेशन कैसा होगा। क्या अगर ऐसी कील डाली गई है तो ये कुछ इस तरह के सर्किल में घूमेगा, जैसे कोनिकल पेंडुलम घूमता था, और ये कुछ इस तरह के सर्किल में घूमेगा। इसका सेंटर यहां कहीं होगा और इसका सेंटर, क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? बता, ये कितनी रेडियस पे घूमेगा? ये उसका रेडियस है R1 और ये R2 है। कोई बता सकता है R1 R2 क्या होगा? क्या ये R2 एंगल के सामने वाला कंपोनेंट है? ये लेंथ 3L/4 है तो R2 कितना होगा? 3L/4 साइन 30। R1 कितना होगा? यार ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। तो R1 कितना आएगा? L/4 साइन 30। दिख रहा है भाई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना? 2m इंटू L/4 साइन 30 का स्क्वायर m इंटू 3L/4 साइन 30 का स्क्वायर। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं? फिर से यार एक और डायग्राम दिखाया गया है। इस बार कील ये है, ये कील है यार, और ये थोड़ा घूमा हुआ है पुरानी पोजीशन से। ये पुरानी पोजीशन से 30 डिग्री घूमा हुआ है। कील ये है भाई, ऐसे घूम रहा है इससे एक्सिस के अबाउट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? पिछले वाला जैसा आएगा। इसका सर्किल इमेजिन करो जरा। अगर ये कील है जिसके अबाउट ये घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। जब घूमते घूमते ये इधर आएगा तब घूमते घूमते ये इधर आएगा। ऐसी कील के अबाउट घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा ही है, ये तो फर्स्ट वाला ही है। अच्छा बताओ, फर्स्ट वाले को थोड़ा घुमा दिया तो उसका एंगल 60 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, तो उस एंगल से क्या मतलब है? कोई बॉडी घूम रही है तो एंगल तो बदलेगा ही। लेकिन तुम्हें क्या इमेजिन करना है कि ये वाला मास कितनी रेडियस पे घूम रहा है और ये वाला मास कितनी रेडियस पे घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी क्या आएगा? 2m इंटू L/4 स्क्वायर
m इंटू 3l/4 स्क्वायर। ये डायग्राम और ये डायग्राम तीनों सेम है, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हो गए हो तो नोट कर लो। अगर हम एक्सिस और घूमता हुआ सर्किल इमेजिन कर पाएंगे तभी रेडियस ढूंढ पाएंगे। क्या घूमता हुआ इमेजिन कर पा रहे हो हर डायग्राम को? एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, करके दिखाएंगे सभी लोग। ये नोट कर लिया है तो अगला दूंगा। हो गया। 3 मास है और इक्विलेटरल एंड पे रखे हुए हैं। एक एक्सिस हमें इमेजिन करना है जो ए से पास कर रही है। ये जो कनेक्टिंग रॉड है उनका अपना कोई मास नहीं है। एक इमेजिन करना है ए से पास करती हुई एक्सिस और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसी कोई कील इमेजिन करें। पता है ऐसी कील के अबाउट, ऐसी किसी कील के अबाउट जब तीनों घूमेंगे तो कौन कितनी रेडियस पे घूमेगा? 2m तो 0 रेडियस पे घूमेगा, 3m और m तो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दोगे? फिर एक और इमेजिन करना है। नहीं इतना ही ठीक है यार। हाँ एक और ए बी के अबाउट, हाँ एक और इमेजिन करना है हम यार। एक एक्सिस ए बी के अबाउट इमेजिन करना है। ये ए है ये बी है, यानी हमारी एक्सिस ऐसी पास कर रही है, ऐसे घूमेगा। लिखना है सबको, डायग्राम बनाना है और दोनों आंसर लिखना है। ए बी लाइन के अबाउट घुमाना है ऐसे। हाँ क्या समझ में आ रहा है? क्या बता यार, ए भी 0 रेडियस पे आ गया, सी भी 0 रेडियस पे आ गया, केवल क्या घूमेगा? सी घूमेगा और वो भी इस रेडियस का। क्या ये रेडियस इमेजिन कर पा रहे हैं? तो अगर ये तीनों एल एल के गैप में दे रखे हैं तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि रेडियस कितना है। तो बता इस वाले का आंसर कितना आया है? क्या आया है? 2m इंटू 0 स्क्वायर, 3m इंटू एल स्क्वायर, m इंटू एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यार? ये वाला 0 रेडियस पे, ये वाला l रेडियस पे, ये वाला l रेडियस पे। अगले वाले में बताएं जरा। ऐसे अगर घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में a का 2m इंटू क्या आएगा? 0, 3m इंटू क्या आएगा? 0। बस केवल c अकेले घूमेगा कितने रेडियस पे? ये हाइट कैसे पता चलेगी यार? ये एंगल 30 डिग्री होगा
भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 होंगे, ये आधा एंगल है तो कितना आएगा 30, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ r बराबर आएगा l cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये आएगा √3l/2 का होल स्क्वायर। कितने लोगों ने कर लिया यार, क्या ये बातें क्लियर है? अभी यार इसमें अब राइटर क्या क्रिएटिविटी कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने यार 1 2 4 एग्जाम्पल करा दिए हैं, तो अब क्रिएटिविटी के लिए रेडी रहना है, राइटर कुछ भी क्रिएटिविटी करेगा। लॉग बस अभी पढ़ाता हूँ लॉग। क्लास के बाद आ जाना नीचे, क्लास के बाद दूसरी क्लास है, उस क्लास के बाद आना फिर। डिस्क्रीट मास का कोई डायग्राम बनाया जाएगा या छोटे मोटी क्रिएटिविटी राइटर दिखाएगा, तो बस इतनी सी बात है यार कि तुम्हें इमेजिन करना है कि बॉडी कैसे घूम रही है, ये इमेजिन करना है कि कौन सा मास किस रेडियस पे घूम रहा है, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। अगली कैटेगरी है कंटिन्यूअस मास बॉडी, और कंटिन्यूअस मास बॉडी में बहुत सारे शेप हैं, रॉड है, डिस्क है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, कोन है, तो यार बहुत सारे शेप हैं, सिलेंडर है, रेक्टेंगुलर शीट है, इतने सारे शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना है, बट सबके डेराइव नहीं करना है। मैं यार बल हल्का हल्का डेरिवेशन छूता हुआ जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता हूं उतनी बातें हम लोग डेराइव करेंगे, और ज्यादातर बातें हम बिना डेरिवेशन के ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रॉड वाला एग्जाम्पल मैं बता देता हूं क्योंकि रॉड का डिस्कशन थोड़ा सा इजी है और फेमस है। सोचा एक रॉड को ऐसे एंड के अबाउट घुमा दिया जाए, ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट घुमा दिया जाए, ये रॉड है, अबाउट एन एंड हम निकालना चाहते हैं। यार जब भी कभी कंटिन्यूअस मास बॉडीज में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूर बताया जाएगा किसके अबाउट घुमाना है। अगर ये तय नहीं किया जा रहा है किसके अबाउट घुमाना है तब तक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता सकते हैं। तो रॉड है और किसके अबाउट घुमाना है, एक किनारे के अबाउट, तो एक एंड से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट रॉड को घुमाना है। इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। क्या डिफाइन किया है कंटिन्यूअस मास बॉडी के लिए, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बनाई इंटीग्रल ऑफ dmr²। तो यार हम किसी भी कंटिन्यूअस मास बॉडी के लिए एक प्रोसेस बनाते हैं जिससे हम पूरे रॉड को कवर कर सकते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट सोचते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से x रेडियस के छोटे से चेंज dx पे एक छोटा सा मास dm इमेजिन कर सकता हूं जो एक पॉइंट मास जैसा है। क्या हम कह सकते हैं कि जब रॉड घूमेगा तो ये भी घूमेगा, कितनी रेडियस पे घूमेगा, क्या ये जब रॉड घूमेगा तो ये भी घूमेगा, कितनी रेडियस पे, x रेडियस। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में,
dm एक्स स्क्वायर। और ऐसे ऐसे dm क्या यहां से लगा के यहां तक एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? यानी कहां से कहां तक? x बराबर, मैंने x को एक वेरिएबल माना है, x बराबर 0 से लेके कहां तक? x बराबर l तक। ऐसे ऐसे बहुत सारे मास एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं इनका इंटीग्रेशन x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक कर पाया तो क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है। तो अब बात आती है यार कि हम ये इंटीग्रेशन लिख तो दिए हैं बट अभी ये इंटीग्रेबल लुक नहीं है। ये इंटीग्रेबल लुक क्या होता है? जब सारे पैरामीटर कॉमन वेरिएबल में आए, कॉमन वेरिएबल में सब कुछ आए, तो या तो x m में आए या तो m x में आए, कुछ तो करना पड़ेगा तभी वो इंटीग्रेबल लुक आएगा। तो क्या करना संभव है? यस, रॉड एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसका लैम्डा पता हो, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, अगर मुझे इसका मास पर यूनिट लेंथ पता हो तो dx लेंथ का मास वो कितना होगा? मास ऑफ dx लेंथ वो होगा लैम्डा dx। अरे लैम्डा होता है पर यूनिट लेंथ का मास, तो dx लेंथ का मास क्या होगा? लैम्डा dx। रही बात लैम्डा की, तो लैम्डा बड़े आराम से समझा जा सकता है। l लेंथ का मास m है तो पर यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? क्या हम लैम्डा को m/l लिख सकते हैं? वो आखिरी में लिख देंगे। मैं यार इस इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए dm की जगह लैम्डा dx लिखने वाला हूं। और अब क्या ये लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? अंदर है एक्स स्क्वायर dx, x में लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l। क्या इसको आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है? बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का x³/3 आएगा 0 से l तक, l³/3, और लैम्डा की जगह क्या लिख दो? m/l। तो यार एक l से क्यूब कट जाएगा, ये आएगा ml²/3। आई का आंसर आ गया ml²/3। ये एक फेमस रिजल्ट है जो हमें रट लेना चाहिए। क्या इतना सा इंटीग्रेशन सबको समझ आ रहा होगा? कोई दिक्कत है? अच्छा यार, डायग्राम को कोई ऐसे ना बना के ऐसे बना दे तो ये अलग डायग्राम है या वही है? ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या अंतर है? हाँ, वो प्लेन में घूम रहा है और प्लेन के अंदर बाहर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाइज सेम आएगा। यहां भी x मानोगे dx मानोगे, चीज वही है। अब मैं बात करने वाला हूं cm के अबाउट। रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, इसके अबाउट, ऐसे। डिस्कशन में कहां क्या अंतर आना चाहिए? खैर, मैं यार इसको समझाने के लिए एक काम करने वाला हूं। तुम ऐसे सोचो कि ये एक रॉड नहीं है बल्कि ये दो रॉड हैं, आधा ये और आधा ये। इसका साइज इग्नोर कर दें। क्या ये आधा रॉड अकेले होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पिछले फॉर्मूले से आता कि नहीं? लेकिन अब क्या है कि ये रॉड पूरा m मास और l लेंथ का है, तो क्या इसकी लेंथ कितनी होगी और मास कितना होगा? तो सोचो यार, एक रॉड है अपने किनारे के अबाउट घूम रहा है जिसका मास m/2 है, लेंथ l/2 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो इसी फॉर्मूले से आएगा। किस फॉर्मूले से? जो अभी अभी पढ़ा है। नहीं आना चाहिए? अरे भाई, लेकिन बस m की जगह क्या रख दोगे? l की जगह क्या लिख दोगे? बाकी जो है वो तो रखेंगे ही नहीं। अच्छा बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे mr² का समेशन होता है, तो राइट वाले साइड के जितने भी mr² हैं उनका समेशन कितना आ गया है? ये आ गया है, जो भी है।
ये क्या इतने राइट पार्ट के लिए आया है? ये केवल किसके लिए आया है? राइट पार्ट ओनली या लेफ्ट पार्ट ओनली? क्या दोनों का सेम ही होगा ना? केवल अगर राइट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो इतना होगा, केवल अगर कोई लेफ्ट पार्ट का पूछे तो भी उतना ही होगा। यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर समेशन होता है, तो चाहे इधर का निकाल लो चाहे, तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाँ, कंप्लीट रॉड, फॉर कंप्लीट रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ट्वाइस ऑफ प्रीवियस आंसर। और पिछला आंसर क्या है? ये आंसर आएगा ml स्क्वायर बाई 4 × 3, यानी कितना? ml स्क्वायर बाई 12। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? मैंने यार एक ही इंटीग्रेशन किया है और उसी की मदद से मैंने ये फॉर्मूला बताने की कोशिश करी है। एंड के अबाउट घूमना मतलब ऐसे घूमना, सेंटर के अबाउट घूमना मतलब ऐसे घूमना। मेरे ख्याल से सब लोग इमेजिन कर रहे थे पहले से। दोनों आंसर क्लियर है भाई? अच्छा बताओ, अगर मैं इस रॉड को ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाने लगूं, ऐसे, सच दैट कि ये एंगल अल्फा दिया है, तो पूरे डिस्कशन में क्या अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा? जैसे यार हम लोग यहां पे x दूरी पे x के छोटे से चेंज dx में एक मास मानते थे, क्या? dm। वो dm हम इमेजिन करते थे वो कितनी रेडियस पे घूम रहा है, वो हम इमेजिन करते थे कि वो x रेडियस पे घूम रहा है। अब बताओ यार, यहां से x दूरी पे छोटे से चेंज dx के अंदर अगर मैं एक छोटा सा मास dm इमेजिन करूंगा, तो क्या अब वो x रेडियस पे घूमेगा? अब कितनी रेडियस पे घूमेगा? कितनी रेडियस पे घूमेगा? नो, x साइन अल्फा पे घूमेगा। यानी यार पिछले डिस्कशन और इस डिस्कशन में बस इस बात का अंतर है कि पहले तुमने एक्स स्क्वायर डीएम लिखा था, यार इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? एक्स स्क्वायर डीएम। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर। यानी इस डिस्कशन में यहीं से मैं बस अंतर लिख देता हूं, यहां आएगा एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डीएम। आज बता रही है साइन अल्फा वेरिएबल चीज है या फिक्स चीज है? फिक्स चीज है, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी लिखा है, क्या ये सेम नहीं है? बाकी स्टेप तो सेम ही होने वाले हैं। डीएम की जगह तुम लैम्डा इंटू डीएक्स लिखोगे, फिर एक्स की लिमिट 0 से लेके एल तक डालोगे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? मैं वही सीधे सीधे जानना चाह रहा हूं, डेरिवेशन इसीलिए बताया कि थोड़ा बहुत इधर उधर करना सीख जाओ। इसका आंसर आने वाला है ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैं अब समझ पा रहा हूं कि तुम इसका आंसर बता दोगे। बताओ, अगर ये सीएम के अबाउट घूमे तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 साइन स्क्वायर अल्फा। क्या एक डेरिवेशन से हमने अभी 4 डिस्कशन कर लिए हैं? नोट करते जाएं। यहाँ पे प्रिंटिंग की दुकान है पास में। अमित फोटोकॉपी की दुकान को बता देना।
वो ताशी को क्या हुआ है? ताशी मिश्रा आती थी, ताशु मिश्रा नाम है उसका। और कौन गायब चल रहा है आजकल? और कौन गायब चल रहा है? अदृश्य, इनविजिबल कौन कौन है? हाँ, उसकी भी तबीयत खराब चल रही है। इतनी लंबी लंबी तबीयत कैसे खराब हो जाती है? हाँ, केमिस्ट्री में आती है हैं? अच्छा, तुम्हारी तबीयत सही चल रही है? बीच में तुम भी तो गायब थी। अभी सब सही? ठीक। थोड़ा थोड़ा करके बहुत नुकसान हो जाता है पूरे साल में, इसलिए जो नुकसान हुए उनको भी दुरुस्त करना पड़ता है। और इतना सब हैंडल करते हुए जब स्पीड में सिलेबस आगे जा रहा हो, तब तक प्रेजेंट मैनेज करना ही बड़ा काम है। तो अभी सब भुला के प्रेजेंट मैनेज करो पहले। जब प्रेजेंट सुधरे तब सोचो कि पास्ट में जो गड़बड़ हो चुका है उसको भी सुधारना है। 4। हाँ, एक प्लेट है जो अपने एंड के अबाउट घूम रही है। जब मैं प्लेट कह रहा हूं तो इसका मतलब इसके पूरे सरफेस पे मास फैला हुआ है। ये लाइन ऑब्जेक्ट है कि सरफेस ऑब्जेक्ट है? सरफेस ऑब्जेक्ट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग ऐसा एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर सकते हैं, ये इतना। क्या ये जब घूम रहा होगा इस किनारे के अबाउट, यार ये कैसे घूम रहा है? जैसे वो हाथ वाला पंखा नहीं घूमता है, उस तरह से घूम रहा है ना, हवा करने वाला। तो क्या ये वाला मास जो कि x दूरी पे है, ये कितनी रेडियस पे घूम रहा है? और इसके अंदर थिकनेस dx की है। तो इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम क्या लिखोगे? इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे dm क्या यहां से लेके एंड तक यहां तक फैले हुए हैं कि नहीं? तो अगर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है तो तुम कैसे ले आओगे? इसका इंटीग्रेशन करके, है ना। आई लाने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ dm एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, भले ये सरफेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या इसका मास पूरी विड्थ में फैला हुआ है? पूरी ए लेंथ में कितना मास है? m मास है। तो 1 लेंथ में कितना होगा? m/a। तो dx लेंथ में कितना होगा? यार हम इसको एक लाइन ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मास पूरी विड्थ में फैला हुआ है। तो dx विड्थ में कितना मास होगा? बिल्कुल रॉड की तरह। बताओ। अच्छा, आई निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर dm करने वाले हैं, और dm को हम फिर से क्या लिख रहे हैं? m/a इंटू dx। और लिमिट कहां से कहां तक? यार ये m/a बाहर निकाल लेते हैं। क्या बताओ, ये डिस्कशन और वो रॉड के डिस्कशन में कोई अंतर है क्या? यार यहां मैंने इसी का नाम लेमडा लिख दिया था, यहां भी लिख सकते हो लेमडा। लिमिट कहां से कहां तक? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है? बिना सॉल्व किए बताओ। क्या ये डिस्कशन इज सेम एज रॉड का एंड वाला डिस्कशन ना? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? जैसा रॉड का आंसर था वैसा इसका भी आएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट 0 से लेके a तक। तो m/a a क्यूब बाई 3 आएगा। तो कितना आ गया? यार ये सब कुछ वही है, मैं वहीं से बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैंने ये बात बता दी है तो अब तुम बताओ, एक प्लेट अगर ऐसी है, ये a है, ये b है, और इसके अबाउट घूम रही है बीचों बीच, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? ma स्क्वायर बाई 12। वही लॉजिक। क्या इस प्लेट को हम दो आधी प्लेट में सोच सकते हैं? एक आधी प्लेट में डबल करेंगे तो वैसे ही आंसर इसका भी आ जाएगा। अच्छा, इस प्लेट में अभी मैंने ए लाइन
कि पैरेलल ये एक्सिस बनाई है ना। अगर कल को कोई ऐसे कह दे कि ये ए है, ये बी है, और ऐसी कोई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो नहीं बता पाओगे। वो mv²/12 हो जाएगा। एक मिनट, सेंटर के अबाउट नहीं समझ रहे हैं तो यार, ए के साइड को लेंथ माना गया है तो ma²/12, और बी साइड के परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई जाएगी तो क्या आ जाएगा mv²/12। क्या ये सब बातें कर लेंगे। तो मैंने अब तक एक ही डेरिवेशन किया है, दो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम समझ गए हैं। हाँ, देखो अगर ऐसा है, ऐसा, तो इसका होगा mv²/3, और अगर ऐसा है तो इसका होगा mv²/12। ये सेंटर से पास कर रहा है ना, बीचों बीच से। हाँ, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इमेजिन करना है। तो बता यार, जब ये घूमेगी, आर रेडियस की रिंग है और टोटल मास m का है, जब ये घूमेगी तो कोई भी एक डिफरेंशियल मास, मान लिया ये हम इमेजिन करें dm मास, वो कितनी रेडियस पे घूमेगा, r रेडियस पे घूमेगा। इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm × r²। di का मतलब है कि छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसने दिया है, कितना होगा dm r²। क्या बताओ, इधर से लगा के इधर तक जितने भी dm हैं, क्या सारे dm के लिए r सेम है, अलग अलग है, सब r रेडियस पे घूम रहे हैं। तो i निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इंटीग्रेशन करते वक्त r² इंटीग्रेशन के, तो अब केवल सिंबॉलिक है, हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, बस दिखाना है। क्या इंटीग्रल dm का मतलब क्या होता है, सारे dm को लिख के उनका सम करना, है ना। मोमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इंटीग्रल के अंदर जो कुछ है उसके मल्टीप्लाई का सम करना। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब हो गया सारे dm का सम करना। तो बताओ, ये dm, ये dm, ये dm, सारे dm का सम करोगे तो वो कितना आ जाएगा mr²। यानी हमें करना कुछ नहीं है, बस दिखाना है। क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब सारा ही मास r रेडियस पे घूम रहा है तो इसको तुम सीधे ही कह सकते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr², मास और उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस का स्क्वायर। मुझे बताओ, अगर ये रिंग पूरी ना होके आधी होती, सेमी सर्कुलर रिंग होती, सर्कुलर रिंग, मगर ध्यान देना यार, सेमी सर्कुलर रिंग है, मास m है और रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता बताएं, बोलो यार। सेमी सर्कुलर रिंग है तो फिर से यही स्टेप करते, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा मास dm कंसीडर करोगे, उसका कंट्रीब्यूशन आएगा क्या dm r²। पूरा आई निकालने के लिए क्या इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो बता यार सारे dm का सम कितना आएगा इधर से लेके इधर तक,
हाँ, अरे ये सेमी सर्किल रिंग m मास की है ना, m/2 मास की थोड़ी ना है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? अच्छा बता रहे, एक सेक्टर रिंग होती m मास r रेडियस की, ऐसा कुछ जिसका एंगल अल्फा है, ऐसा, इसका आई क्या आएगा? फिर से mr²। लॉजिक, बल्कि मैं तो यार इसकी एक गोली बना दूं छोटी सी और कह दूं कि ये r रेडियस पे घूम रहा है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? क्योंकि पूरा पूरा मास r रेडियस पे घूम रहा है तो mr² आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रिंग के बाद अब बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं, मैंने देखा जाए तो अब तक एक ही का कराया है। अब इनके फॉर्मूले में हर हाल में रटना है। अच्छा ज्यादा हो जाएंगे, कुछ तो लॉजिक बताना पड़ेंगे। रिंग का सिलेंडर जैसा, डिस्क का सॉलिड सिलेंडर जैसा, रिंग का हॉलो सिलेंडर जैसा। इसके अलावा डिस्क का mr²/2 आता है और हॉलो कोन का भी mr²/2। हॉलो कोन मतलब बस किनारे किनारे उसके कॉर्नर सरफेस पे मास है और कहीं मास नहीं है। सॉलिड का आता है 3/10 mr², हॉलो स्फीयर का ये, सॉलिड स्फीयर का ये। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इतने फॉर्मूले हमें हर हाल में रटना है जो डेरिवेशन से आते हैं। इनके भी डेरिवेशन है बड़े कॉम्प्लेक्स से, लेकिन हमें कोई डेरिवेशन काम का नहीं है। जो एक सिंपल डेरिवेशन रॉड का था वो मैंने बता दिया है। इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अच्छा तुम्हें याद है हम लोगों ने बॉडीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइन मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास। तो अगर लाइन मास बॉडी है और उसका लेमडा दिया है तो मास को क्या लिखा जा सकता है? लेमडा इंटू लेंथ। सरफेस मास बॉडी है तो मास को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा इंटू ए। वॉल्यूम मास बॉडी है तो क्या लिखा जाए? रो इंटू बी। तो तुम देखोगे यार हमने फॉर्मूले तो निकाल लिए, लेकिन अब इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं? अगर कहीं कोई कह रहा है तो इसको हम लेमडा के टर्म में, सिग्मा के टर्म में या रो के टर्म में भी अपियर करा सकते हैं। क्या रॉड की कुछ प्रॉपर्टी लेंथ अलग कर दी जाए, दो अलग अलग लेंथ के रॉड का कंपैरिजन कर दिया जाए, या सेमी सर्किल और आधे रिंग के कंपैरिजन कर दिए जाएं, या कोई रिंग और हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरिजन करें, तो कर पाएंगे कि नहीं? एक और चीज बताना है मुझे उसके बाद। ये नोट नहीं करना भाई, सब उसमें दिया है मैंने, हेडिंग डाल दो और नीचे लिख दो गिवन ऑन द शीट। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख के दिए हैं। इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्वेश्चन में दिए जाएं, इसका समाधान निकालने के लिए राइटर ने क्या किया, किसी भी स्ट्रक्चर की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसा भी शेप हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रेडियस ने एक टर्म बनाया, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी अगर कभी किसी क्वेश्चन में कोई कह दे कि रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ दिया है, बीटा, बीटा आमतौर पे मैं सिंबल दे रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, तो तुम्हें यार उस स्ट्रक्चर का एक सिंपल शेप सोचना चाहिए, और वो सिंपल शेप हमेशा क्या माना जाता है? रिंग माना जाता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि इतने सारे शेप के बजाय एक शेप सोचना, और वो क्या है? तो अगर क्वेश्चन में कभी रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है, इफ बीटा इज गिवन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम क्या लिखोगे? m बीटा स्क्वायर, दैट्स इट। अगर किसी क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m बीटा स्क्वायर। यानी यार सिंपलिसिटी लाने के लिए राइटर्स ने एक नाम डिफाइन किया है, किसी भी शेप को क्या सोचना है। तो यहां m क्या है? मास ऑफ शेप का, मास ऑफ एनी शेप, और बीटा क्या है? इक्विवेलेंट रेडियस, रेडियस ऑफ
an imaginary ring which have same moment of inertia as the shape has। यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शेप का हो सकता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बना रहे, ऐसी हमें रेडियस इमेजिन करना है। नहीं तो अब दिक्कत क्या है कि अगर क्वेश्चन में बीटा दिया है तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, एम बीटा स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। अगर कभी कोई पूछता है रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी शेप की रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एनी शेप। तो देखो ऐसा है कि किसी भी शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें यहां लिखे दिख रहे हैं, है ना। तो किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो हमें पता है और जो हमें इमेजिन करना है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, सेम कर दो। आमतौर पे हमने आई इस लुक का देखा है, कुछ इस तरह का KMR स्क्वायर टाइप देखा है कि नहीं। अरे देखो हाफ MR स्क्वायर 3/10 MR स्क्वायर, इस तरह का देखा है कि नहीं। तो बस यार उसको तुम m बीटा स्क्वायर के बराबर लिख दोगे तो m कट ही जाएगा, तो बीटा का आंसर क्या आएगा, √k × r। यानी कुल मिला के यार हर फॉर्मूले में MR स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वो अंडर रूट में आ जाएगा, इंटू r आ जाएगा। जैसे कोई कहते इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो तुम लिखोगे ma² / 12 बराबर m बीटा स्क्वायर, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, a/√12। कोई पूछे यार इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बनाओ, क्या आएगा, कोई पूछे यार डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, तो यार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने क्या पढ़ा है, MR²/2, और उसको किसके बराबर लिख दोगे, m बीटा स्क्वायर। m से m कटा तो बीटा बराबर क्या आएगा, r/√2। बस यार ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लिया जाएगा। तो यानी जितने फॉर्मूले तुमने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पढ़े हैं उन सबसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जा सकता है कि नहीं, क्या समझ पा रहे हो। तो अब तुम्हारे लिए यार बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा हो गया है ये चीज बताने के बाद। कहां से लेके कहां तक बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, कितने हैं,